जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। आज मैं झारखंड के भूगोल को डिस्कस करने वाला हूँ। झारखंड का भूगोल अपने आप में एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। और झारखंड के भूगोल से आपके जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, आपके 15 से 16 क्वेश्चन इसको देखने को मिलते हैं। जैसे जब कोई झारखंड के उत्पाद सिपाही में आपके झारखंड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जेपीएससी एग्ज़ाम में आपके जो भूगोल से रहेंगे क्वेश्चन, करीब 50 क्वेश्चन जरूर देखने को, 50 नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें से जो है स्थिति एवं विस्तार भूगोल में आपको सबसे पहला चीज़ मिलेगा भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली, जलप्रपात, गर्म जल कुंड, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण और झारखंड की जलवायु। तो ये 4 पार्ट जो है ये बाद में करवाऊंगा, और ये 4 पार्ट मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने करवाऊंगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है झारखंड का भूगोल से। ऑलरेडी मैंने झारखंड के जनजातियों को 10 पार्टों में हमने करवा रखा है। तो चलिए अब भूगोल से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह से जिस तरह से प्यार हमारे बनाए रखे हैं उस तरह से प्यार बनाए रखिएगा। हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने जो सब प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ से कर्क रेखा झारखंड के लगभग बीच से गुजरती है। झारखंड के जहाँ जो कर्क रेखा है जो झारखंड के लगभग बीच से होकर गुजरती है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बोला जाए तो यह 15वां स्थान है। क्या स्थान है? 15वां स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में 79,716 वर्ग किलोमीटर था, जिसका देश में स्थान है 15वां। जिसका देश में कितना स्थान है? 15वां स्थान है। आगे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो 14वां है, और यदि बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 15वां है। ये आप ध्यान रखेंगे, और ये से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, और इस दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां है। देश में कितना स्थान है? 14वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? तो आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं। राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें हैं, जबकि सबसे नवीनतम चट्टान या मिट्टी जलोढ़ निक्षेप की मृदा है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से कंटेंट को चाहते हैं तो आप सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, झारखंड के भूगोल को, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादातर याद रहेंगे। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। झारखंड में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। झारखंड प्रदेश का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव को झेला है, और यह जो क्या यहाँ मानसूनी जलवायु होने के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव को झेलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में जो है ये सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे लेटराइट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी और काली मिट्टी। ये तीनों प्रकार की मिट्टी जो है झारखंड में पाई जाती है। राज्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो 29.76% भूभाग पर वन पाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल में से वन पर प्रतिशत 29.62% है। 2021 के अनुसार आपको याद रखना है 29.62% से बढ़कर 29.76% हो गया।
कितना था पहले 29.62%, लेकिन वन का प्रतिशत बढ़ा है और कितना हो गया 29.76% हो गया। ये सारी जानकारी आपके ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह से प्यार बनाए हैं उसी तरह से प्यार बनाए रखें। निम्न में से किसे भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है? तो भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। झारखंड को में भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यदि बोला जाए तो झारखंड जो है भारत का सबसे धनी प्रदेश है, इसलिए झारखंड को भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। वास्तव में रूर जर्मनी का एक नगरीय क्षेत्र है। वास्तव में यदि बोला जाए रूर जो है यह जर्मनी का नगरीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खनिज व ऊन पर आधारित उद्योग है। खनिज व ऊन पर आधारित उद्योग जो है यह झारखंड का क्या है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा और व्याख्या किया गया है। झारखंड खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज एवं उस पर आधारित उद्योग है। हालांकि यहाँ के लोगों को अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित है, लेकिन वहाँ खनिज की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ही है। झारखंड के कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? तो 4। कितने हैं? 4 औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें से पहला जमशेदपुर, दूसरा रांची, बोकारो और धनबाद। जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। अब स्थिति एवं विस्तार से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहला, झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो यह पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसमें है झारखंड की भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 21 58 10 से 25 19 15 है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर के मध्य। 83 19 50 से 87 57 पूर्वी देशांतर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से यदि दक्षिण तक की लंबाई यदि बोला जाए कितनी है, तो यह 380 किलोमीटर है। कितनी है? 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी? 463 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714.16 वर्ग किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल बोला जाए तो 79.716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? झारखंड के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है। 463 किलोमीटर किसकी लंबाई है? पूरब से पश्चिम तक की झारखंड की लंबाई है। आगे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 79.716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 2.42% है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? तो यह है 32.98 मिलियन। कितनी है? 32.98 मिलियन झारखंड की जनसंख्या है। यदि जनसंख्या बोला जाए तो 3,29,88,134 है, और इसे मिलियन में 32.98 मिलियन बोल सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा झारखंड में है? तो कितना हिस्सा झारखंड में? 2.72% है। कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.72% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 32.98 मिलियन है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगला है, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़। पश्चिम में क्या? उत्तर प्रदेश या तो छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? तो 90 किलोमीटर है। कितनी है? 90 किलोमीटर है। झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है।
झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। यह समुद्र तट उड़ीसा की है। यह समुद्र तट किसकी है? उड़ीसा की है। और जो है यह समुद्र तल से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड का राज्य का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है। इसका जो यदि बोला जाए, इसका जो मैप बनता है वो चतुर्भुजाकार बनता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अब देखते हैं भूगर्भिक संरचना से आने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। झारखंड राज्य भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है? तो सबसे नवीनतम चट्टान यदि बोला जाए कौन सा है, तो जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें जो है, यह जो है सो नवीनतम चट्टान है। नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है, जैसे राजमहल के पूर्वी भाग स्वर्ण घाटी, स्वर्णरेखा की निचली घाटी आदि में पाए जाते हैं। तो भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम यदि चट्टान कहा जाए तो जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो पैतृक चट्टान कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान कहा जाता है। झारखंड के लगभग 90% भाग पर आक्रियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें पाए जाने के कारण इस चट्टाने को पैतृक चट्टानें कहा जाता है। इस चट्टान को क्या कहते हैं? पैतृक चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मौजूद है? तो पैतृक चट्टानें जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 90% भूभाग पर जो है पैतृक चट्टानें है। झारखंड के लगभग 90% भाग में पैतृक चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ये परत वाली चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा झारखंड के पूर्वी भाग में हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये चट्टानें क्या आर्थिक दृष्टि से भी बोला जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। यह कथन किस प्रकार की चट्टानों के बारे में बोला गया है? तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बोला गया है। आक्रियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा व झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। आक्रियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये सारी चट्टानें बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर या बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है बलुआ पत्थर या तो फिर चूना पत्थर पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें गढ़वा जिले में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? गढ़वा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। गोंडवाना के क्रम के चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयला की परत पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है, ये भी सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टानों से हुआ, ये भी सही है। अर्थात ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप ज़रूर चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह से मैं कंप्लीट इस बुक को रिव्यू करवा दूंगा आपके सामने। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी की तलछट में हुआ है। इस क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर व कोयले की परतें होती है। उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह बोला जा, राजमहल की पहाड़ी में ऐसी चट्टानें मिलती है। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा गया है? तो पाट प्रदेश कहा गया पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार को, ये चार जो जिला हैं उसे पाट प्रदेश कहा गया। पलामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले के सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष भाग दक्षिण में तथा आधार उत्तर में। शीर्ष भाग कहाँ है? दक्षिण में है, और आधार यदि बोला जाए तो उत्तर में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है?
पाँच क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है, यही जो है असत्य है, बाकी बस सारे जो ऑप्शन हैं सही हैं। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना, ये सही है। साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है, ये भी सही है। अर्थात समुद्र तल से पाँच क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है। समुद्र तल से यदि पाँच क्षेत्र की यदि ऊंचाई पूछा जाए तो 900 मीटर है, लगभग 300 फीट। राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के बहने के कारण हुआ है। साहेबगंज का उत्तरी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? तो ये ए और सी यानी गंगा घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो हैं जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखिए धरातलीय स्वरूप से बनने वाले और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। 5 क्षेत्र आदि पश्चिमी पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और निचला पठार। कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। कौन कौन है? 5 क्षेत्र या पश्चिमी पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार या निचला घाटी एवं मैदानी क्षेत्र का हजारीबाग का पठार 2 भागों में बांटा गया। हजारीबाग पठार को कितने? 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी हजारीबाग और निचली हजारीबाग का पठार। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामों के लिए जो एसएससी है, जेपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? तो समतल जमीन। पाठ मतलब समतल, समतल जमीन। समतल जमीन पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है। इसकी तुलना दक्षिण पठार के मेसा आकृति से की जाती है। दक्षिण पठार के मेसा आकृति से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है? तो सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो पाठ क्षेत्र है। कौन सा है? पाठ क्षेत्र। झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में पाठ क्षेत्र की ऊंचाई सबसे अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, लगभग 3000 फीट है। लगभग कितना? 3000 फीट है। पाठ क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाठ क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत लेटेराइट से निर्मित है। पाठ क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत क्या है? लेटेराइट से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के निम्न धरातलीय स्वरूपों में किसका आकार त्रिभुजाकार है? तो किसका आकार त्रिभुजाकार है? तो पाठ क्षेत्र का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन पाठ क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र के रूप में है। इन सभी पाठ क्षेत्रों का आकार त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण तथा आधार उत्तर है। इसका शीर्ष कहाँ है? दक्षिण में और आधार जो है सो उत्तर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सी और डी जो ऑप्शन है वह सही है। उत्तरी कोयल, शंख, फूलझर आदि नदियों का उद्गम स्थल पाठ क्षेत्र है, ये भी सही है। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं साराऊ पहाड़ी है। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन है? सानू और साराऊ पहाड़ियाँ हैं। पाठ क्षेत्र की ऊपरी भाग टांड और निचला भाग दोन कहलाता है। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टांड और निचला भाग दोन कहलाता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है और इसका जो समुद्र तल से यदि ऊंचाई बोला जाए तो 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सानू एवं साराऊ पहाड़ी मुख्य है। इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल, शंख, फुलझारी आदि। ये सारे जो हैं ये हमारे पाठ क्षेत्र के नदियां हैं, उद्गम स्थल है और ये पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नेत्रहाट। क्या नाम है? नेत्रहाट है। पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नेत्रहाट पाठ है, जिसकी ऊंचाई 1160 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1160 मीटर है। जिसके बाद गणेशपुर पाठ है, जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है तथा जमीरा पाठ की ऊंचाई 1142 मीटर है। जमीरा पाठ की ऊंचाई कितनी? 1142 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है रांची का पठार। रांची का पठार जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है।
इसमें 5 क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। रांची के आसपास के क्षेत्र शामिल किसमें किए गए हैं? तो पठारी क्षेत्र में, रांची के पठार क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। रांची के पठार की आकृति कैसी है? तो रांची के पठार की आकृति जो है चौरस है। कैसी है? रांची के पठार की आकृति चौरस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, ये रांची पठार से उद्गम नदियों में से है। ये जो सारी जो जलप्रपात हैं ये रांची के पठार से निकलती हैं। रांची के पठारी भाग से कई नदियाँ निकलती हैं जो पठार के किनारों पर खड़ी ढलान के कारण झरनों जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें बूढ़ाघाघ, हुंडरू, सदनी घाघ, घाघरी, दसम, जौनहा, गौतम धारा आदि प्रमुख ये सारी जो हैं ये जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा? हजारीबाग पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हजारीबाग पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार, ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये दामोदर नदी के कारण जो है ये ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार अलग होता है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को समानतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हजारीबाग का पठार एक है। दामोदर नदी के कटाव के कारण हजारीबाग का पठार 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा? ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है। जबकि निचले हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। निचले हजारीबाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 450 मीटर है। कितनी है? 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। हजारीबाग की पहाड़ी जो पारसनाथ की पहाड़ी जो है सो कहाँ पर स्थित है? तो निचला हजारीबाग पठार पर स्थित है। इसे बाय पठार भी कहा जाता है। यह झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग होने के बाद भी इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार का बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है जो 4478 फीट है। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके दरोगा के भाई पेपर आने वाले हैं, तो पेपर नहीं वैकेंसी आने वाले हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए ताकि आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए दिक्कतें ना हो। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है। पायरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ी अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा है? निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 150 से 300 मीटर है। कितनी है? 150 से 300 मीटर है। झारखंड की निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है जो कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र का विस्तृत भाग है। जो कैमूर का किसका? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र का विस्तृत भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्रों में फैली हुई है? तो राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्रों में फैली हुई है? तो 2000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहेबगंज का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग है जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने? 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो टोंगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टोंगरी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जो नुकीली पहाड़ियाँ मिलती है उसे टोंगरी व गुम्बदों नाम पहाड़ियों को डोंगरी बोलते हैं। जो गुम्बदों नामा जो पहाड़ी मिलती है उसे डोंगरी बोलते हैं और जो नुकीली मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डोंगरी बोलते हैं। राजमहल के गुम्बदा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो डोंगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंगरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप का हिस्सा है?
तो झारखंड का जो है सो निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। चाईबासा का मैदान निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह उत्तर में दालमा श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा एवं उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। अगला आ जाता है अफवाह प्रणाली से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अफवाह प्रणाली से आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफवाह प्रणाली उसको कहते हैं जैसे गंगा नदी कहाँ से आकर उसका लास्ट अंतिम छोर कहाँ जाता है, इसके बारे में। इस तरह से झारखंड में कई सारी नदियाँ हैं, उसका मुहाना कहाँ है, इसके बारे में, उसकी अफवाह प्रणाली के डिटेल बारे में इस आगे पढ़ेंगे। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, निम्न में से कौन सी है? तो वह सोन नदी है। सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है, यानी ये बरसात जिस दिन नहीं भी होती है उस दिन भी हमारी इस नदी में पानी रहती है। झारखंड की अधिकतर नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियाँ बरसात के महीने में पानी में भरी रहती है। यानी बरसात के महीने में क्या होता है? पानी यहाँ भरा रहता है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर होती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती है। सोन नदी ऐसी नदी है जो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है? तो नावें कहाँ चलती है? तो मोर नदी में। मोर नदी में क्या नाव चलते हैं। कठोर चट्टानी क्षेत्र होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने लायक नहीं है। मोरिया मराठी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चलाया जाता है। यानी जितनी भी नदियां हैं उसमें कहीं ना कहीं पठारी क्षेत्र होने के कारण नदियों में पत्थर के अंश जो हैं देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर नाव नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मोर नदी, मराठी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें क्या चीज़ हम नाव चला सकते हैं और चलाते भी हैं। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां। उत्तरवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां। निम्न में से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां नहीं हैं? तो उत्तरवर्ती नदियां कौन सी नहीं है? तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर। इनमें से सभी झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ निम्नलिखित में सोन नदी हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, सकरी हो गया, चानन या पंचाने, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर आदि जो हैं पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है झारखंड में कहाँ प्रवेश करती है ये बताना है। तो सबसे पहले जाके गढ़वा में प्रवेश करती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है या पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। या कहाँ जाती है? पटना के पास जाकर सोन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल जो सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। कन्हर नदी भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। कन्हर नदी भी क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? तो गंगा नदी। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड के कौन से जिले में है? तो पलामू और गढ़वा। सोन नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड के पलामू और गढ़वा से है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? तो रांची का पठार। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची का पठार का मध्य भाग। रांची पठार का मध्य भाग जो है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औरंगा व अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। दूसरा है, उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा और लातेहार में बहती है। चौथा, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। सही कथनों का चयन करें। सही कथन का चयन करना था तो ए, सी और डी, अर्थात उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा और लातेहार में बहती है, और औरंगा अमानत नदी और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत किसकी है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, अर्थात ए, सी और डी सही है। देखिए, इसका अफवाह क्षेत्र जो औरंगा और अमानत की जो अफवाह क्षेत्र है वह 90-30 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी पलामू, गढ़वा और लातेहार में बहती है। जब PSC का एग्ज़ाम आपके
काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के और इसके व्याख्या से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये था हमारा आज का कंटेंट, और आगे आपके जो चैप्टर बच गए हैं भूगोल के, उसको मैं फिर से सेकंड पार्ट में लाऊंगा। और उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है, और आप इस मोटिवेशनल थॉट से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। आगे क्वेश्चन है, पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनपुन नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र है, ये सही है। अगला है दारधा व मोहर, इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। और इसका उपमान कीकट व वामबधी है, इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी नहीं है। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थान जो है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र उत्तर से है। इसकी सहायक नदी दारधा व मोहर है, और इसका मुहाना गंगा नदी है। इस नदी का कीकट व बमागधी उपनामों से जाना जाता है। इस नदी को किसके नाम से जाना जाता है? कीकट व बमागधी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत से है? तो झारखंड में केवल उद्गम स्रोत से होने वाली नदी कौन सी? फल्गु नदी। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में फल्गु नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। यह ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के झारखंड में संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। फल्गु नदी जो है झारखंड में केवल इसका उद्गम होता है, लेकिन बहती कहाँ है? बिहार में जाकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, फल्गु नदी के बारे में विचार कीजिए। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठारी का उत्तरी भाग है। इसकी सहायक नदियाँ निरंजना व मोहना है। इसका मुहाना सोन नदी है, अतः सलीला इसका उपनाम है। इसमें गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, ये गलत है। जो है फल्गु नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग है। गंगा में ताल क्षेत्र के निकट मिल जाती है। फल्गु नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा में ताल क्षेत्र के निकट मिल जाती है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, अतः सलीला के उपनाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सलीला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस नदी की यह विशेषता है कि यहाँ पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं? तो यह फल्गु नदी में आते हैं। फल्गु नदी की एक विशेषता यह कि पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री यहाँ फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। आप गए भी होंगे, तो गया जिस समय आप प्रवेश करते हैं उस समय जो नदी है वही फल्गु नदी है, और उसमें भी पिंडदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, सकरी नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर को पठार से है, ये भी सही है। इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है, ये दोनों सही है। बाकी बात दो जो हैं बी और डी, ये दो गलत हैं। अगला क्वेश्चन इसी के बारे में और पढ़ लेते हैं। सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का है। छोटा नागपुर का पठार है। इस नदी की सहायक नदी क्यूल और मोरहर है। इसकी जो सहायक नदी बोला जाए तो क्यूल और मोरहर है। इस नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी मुख्य विशेषता मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है हमारी सकरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो किस नदी का है? तो सकरी नदी का जो उपनाम जो है वह रामायण है। झारखंड में सकरी नदी को सुमागधी व रामायण के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो है सकरी नदी को सुमागधी व रामायण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। तो चाना नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, यही सही है। बाकी वो सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। चानन या पंचाने नदी का नाम पंचाने 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण पड़ा। 5 धाराओं के मेल से विकसित होने के कारण पड़ा। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, जबकि इसका मुहाना सकरी नदी, इसका मुहाना कहाँ है? सकरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो फुलझर नदी जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में बहती है। यह लोहरदगा तथा लातेहार में बहती है। फुलझर नदी कहाँ बहती है? लातेहार और लोहरदगा जिले में बहती है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे निम्न में से कौन सी नदियाँ दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? तो दक्षिणावर्ती नदी नहीं है कौन सी?
तो सकरी नदी जो है सो दक्षिणावर्ती नदी नहीं है। झारखंड की नदियाँ जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ये सभी नदियाँ झारखंड की दक्षिणावर्ती नदियाँ हैं, जबकि सकरी नदी उत्तरवर्ती नदी है। जबकि सकरी नदी कौन सी है? उत्तरवर्ती नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सभी सही कौन है? ए और डी। सही कौन है इसमें से? ए और डी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार का टोरी क्षेत्र है। लातेहार का टोरी क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां में बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि है। जबकि महाने, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, चतरा में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसके किनारे माँ भद्रकाली का मंदिर स्थित है। और इसी नदी के किनारे माँ भद्रकाली की मंदिर स्थित है। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र, जिसके किनारे 12,800 किलोमीटर है, और यह क्षेत्र झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी को क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी यानी लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यह है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, और झारखंड की इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। यदि कुल लंबाई बोला जाए तो 592 किलोमीटर जो है, या जो लंबाई किसकी लंबाई है? दामोदर नदी की। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए और सी जो है ऑप्शन सही है। तो इसका अफवाह क्षेत्र रांची और सिवभूम जिला है, और इसका उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार के रांची के नगरी से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से? रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है। अब देखिए व्याख्या में डिटेल दिया हुआ है, व्याख्या को आप डिटेल जान लीजिए। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार के रांची के नगरी गांव से, कहाँ से? रांची के नगरी गांव से है। इसकी सहायक नदी कोकरो, काची व खरकई नदी है, जबकि कोमार नदी दामोदर की सहायक नदी। कोनार नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र रांची व सिवभूम है। स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ है? रांची व सिवभूम है। रांची से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। राढ़ू भी इसकी सहायक नदी है। राढ़ू नदी जो है सो किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनमें से कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी नदियाँ किसी न किसी सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे दामोदर हुगली में, तथा दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है, और शंख नदी महानदी में मिल जाती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी डायरेक्ट जाके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 11,868 किलोमीटर। कितना है? 11,868 किलोमीटर झारखंड के स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र का लंबाई है, जो रांची व सिवभूम जिले में है। कहाँ है? रांची और सिवभूम जिले में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बराकर नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए, बी, सी तीनों सही हैं, जबकि सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। तो इसका उद्गम जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है। इसकी मुहाना जो है सो दामोदर नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ? हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। बराकर नदी दामोदर की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर या 140 मील, और इसका अफवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ? हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या करा है? दक्षिण कोयल नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी सही हैं। इसका उद्गम स्रोत छोटा नागपुर का पठार रांची के नगरी गांव से है। कारो इसकी सहायक नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र यदि बोला जाए लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिवभूम व रांची है। इसका जो अफवाह क्षेत्र कहाँ? लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिवभूम व रांची है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर का पठार के रांची के नगरी गांव में है। कारो इसकी सहायक नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिवभूम। रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिवभूम है। दक्षिणी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 11,868 वर्ग किलोमीटर है।
दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र 11,868 वर्ग किलोमीटर है, जो रांची, लोहरदगा, गुमला तथा पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? रांची, लोहरदगा, गुमला तथा पश्चिमी सिंहभूम में है। दक्षिण कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? तो शंख नदी। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है? तो शंख नदी। दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख नदी है। शंख नदी जाकर महानदी उड़ीसा में मिल जाती है। शंख नदी कहाँ? तो यह जाकर महानदी उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। अब देखिए शंख नदी के संबंध पर विचार कीजिए। तो इसका अफवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर, यही सही है, बाकी वो सारे जो ऑप्शन हैं ये गलत हैं। शंख नदी अपने उद्गम स्रोत चैनपुर प्रखंड गुमला जिले से निकलकर दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? चैनपुर प्रखंड से निकलकर दक्षिणी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है, जो गुमला व सिमडेगा में प्रवाहित होती है। जो कहाँ? गुमला और सिमडेगा में जाकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अजय नदी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्गम स्रोत बिहार के मुंगेर से है, यह सही है। इसका मुहाना भागीरथी नदी कटम्बा के निकट बंगाल से है, और इसका अफवाह क्षेत्र देवघर व दुमका है। ए, सी और डी जो है सही है, बाकी वह सब गलत हैं। अजय नदी का उद्गम स्रोत बिहार के मुंगेर से है। इसकी सहायक नदियाँ पत्थरों व जयंती और मुहाना भागीरथी नदी है। मुहाना कहाँ है? भागीरथी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अजय नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो अजय नदी का अफवाह क्षेत्र जो 3612 वर्ग किलोमीटर है। अजय नदी का अफवाह क्षेत्र 3612 वर्ग किलोमीटर है, जो देवघर जामताड़ा में प्रवाहित होती है। देवघर तथा जामताड़ा में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो अजय नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? मोर या मयूराक्षी नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम स्रोत त्रिकुट देवघर में है, और झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? मयूराक्षी नदी है। पत्थरों तथा जयंती अजय नदी की सहायक नदी। पत्थरों और जयंती किसकी? अजय नदी की सहायक नदी है। इसका अफवाह क्षेत्र दुमका, देवघर, साहिबगंज व गोड्डा है। इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ? दुमका, देवघर, साहिबगंज व गोड्डा है। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी। एक नदी है जिसका उद्गम स्रोत कहाँ? दुधवा पहाड़ी है, और इसकी सहायक नदियाँ गुमरो व एरो है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? गुमरो व एरो है। इसका मुहाना गंगा नदी में है। निम्न में से किस नदी के बारे में कहा गया है? तो यह ब्राह्मणी नदी के बारे में कहा गया। किस नदी के बारे में कहा गया? ब्राह्मणी नदी के बारे में कहा गया है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो व एरो है, और इसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गुमरो व एरो, और इसका मुहाना गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है। एक नदी है, इसका स्रोत कहाँ से? राजमहल की पहाड़ी से है, और इसकी सहायक नदी मेरेल, और इसका मुहाना गंगा नदी। इसका अफवाह क्षेत्र 1313 वर्ग किलोमीटर है। यह कथन निम्न में से किस नदी के संबंध में? तो गुमानी नदी। गुमानी नदी है। इसका उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदी मेरेल है। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है, और अफवाह क्षेत्र 1313 वर्ग किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र कितना? 1313 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? इस नदी का उद्गम स्रोत बांस पहाड़ी गोड्डा जिला से है। इसका मुहाना गंगा नदी में है। कौन सी नदी है? बांसलोई नदी। कौन सी नदी है? बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्रोत बांस पहाड़ी गोड्डा से है। इसका मुहाना गंगा नदी है। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कन्हर नदी किस प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है? तो यह भंडरिया प्रखंड से होकर हमारे झारखंड में प्रवेश करती है। कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर, कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर कन्हर नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में झारखंड में प्रवेश करती है। रंका प्रखंड होते हुए धुरकी प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। तो कन्हर नदी के बारे में हम ये सब चीज़ें जान गए, और अगला जो पार्ट पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में जानेंगे। और इसके बारे में और भी बता दें कि हमारे इस चैनल के माध्यम से ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो इस बुक को बराबर रिव्यू कराया जा रहा है, कुल टोटल 7 पार्ट इसमें हो चुके हैं। तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर इसमें देखिए। और जो बिहार के BSSC प्रैक्टिस सेट हमने एक प्रैक्टिस सेट करवाया है, और दूसरा प्रैक्टिस सेट का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा।
तो थैंक यू, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो, और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।